this is the video for the 9th class students. We are continuing the chapter Force and the Laws of Motion. This is the chapter number 2. Today we will start the next topic, which is called the Newton's second law of motion. Second law को समझने के लिए हमको एक टर्म बननी पड़ेगी, which is called momentum. Please take out your notebook and the pen and start noting down the topic. आज हम start करने जा रहे हैं अपना जो पहला topic है, which is called momentum. तो देखो मोमेंटम क्या होता है, सुना होगा मूवमेंट वर्ड, ये मूवमेंट से रिलेटेड है वर्ड. मूवमेंट मतलब मोशन में है कोई भी ऑब्जेक्ट. अब ध्यान से सुनो, मोमेंटम क्या है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज इन मोशन. क्या है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज इन मोशन. तो प्लीज राइट डाउन फर्स्ट दिस डेफिनेशन. इट इज प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन. ये वाली चीज आपको ध्यान से अच्छे से नोट डाउन करनी है कि ये वाली प्रॉपर्टी उस ऑब्जेक्ट की होगी विच इज इन द मोशन. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, उसकी मूवमेंट तो हो नहीं रही, द मोशन इज जीरो, मूवमेंट इज जीरो, सो द मोमेंटम दिस प्रॉपर्टी विल बी जीरो. अब ये वाली प्रॉपर्टी को मैथमेटिकली लिखते हैं विद अ फॉर्मूला. तो फॉर्मूला देखो ये है, इट इज मेजर्ड बाय प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसका कुछ मास होगा, उसकी कुछ वेलोसिटी भी होगी. व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इट हैज अ मास एज वेल एज अ वेलोसिटी, एंड प्रोडक्ट ऑफ द मास इनटू वेलोसिटी वी विल गेट द मोमेंटम. एंड नाउ जो मोमेंटम वर्ड है, इट इज डिनोटेड बाय अ लेटर which is denoted as small p, not the capital P but with the small p. इसको हम small p के साथ डिनोट करते हैं. If mass is denoted by small m and velocity is denoted by v, then the momentum is equal to mass into its velocity. Here we get the formula. हमारे पास एक मोमेंटम का फॉर्मूला आ गया जी, मास इंटू वेलोसिटी विल गेट द मोमेंटम. ठीक, हाँ जी, यहां तक ओके. गेट द मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी. अब आप पूछोगे कि सर जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जरूरत हमको पड़ेगी इन द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बिकॉज व्हेन वी स्टडी द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन उसमें कुछ वर्ड्स आएंगे मोमेंटम से रिलेटेड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डन दिस term, okay, which is called momentum. Momentum समझ आ गया, it is the mass into velocity, it is a property of the object is in motion. ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ये तो है फॉर्मूला, एंड यू नो वेरी वेल दैट कि जब भी फिजिक्स में कोई भी फॉर्मूला करवाता हूं मैं, उसके बाद उसके एसआई यूनिट्स कुछ आते हैं, है ना? हाँ जी बिल्कुल. अब ध्यान से देखो, मास के एसआई यूनिट क्या होते हैं? मास किलोग्राम, हाँ किलोग्राम. वेलोसिटी के वेलोसिटी करिए ने इन फर्स्ट चैप्टर विच इज मीटर पर सेकेंड. तो मोमेंटम के एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट्स ऑफ पी, पी मींस मोमेंटम, सो द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. ध्यान से ये वाली नोट डाउन कर लेनी है चीज अपनी नोटबुक के ऊपर कि मोमेंटम के एसआई यूनिट क्या होते हैं? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. प्लीज नोट इट डाउन. ये पहले नोट डाउन कर लो मोमेंटम, आफ्टर दैट इज डेफिनेशन, उसके बाद एक फॉर्मूला एंड द एसआई यूनिट. प्लीज नोट इट डाउन. नोट डाउन कर लिया, ये वाला टॉपिक डन हो गया. ओके, अब इसके रिलेटेड पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आई विल स्विच टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज कॉल्ड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो देखो, ये वाला फॉर्मूला तो आपको पता लग गया, मास इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम. ठीक है, इसके बेस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो सुनो. मोमेंटम का फॉर्मूला लिख देता हूं, P इज इक्वल टू एम इंटू वी. P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी. ठीक है, अब क्वेश्चन नोट डाउन करो ध्यान से कैसे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, एक क्वेश्चन है, उसके 3 पार्ट्स है. यू विल गेट टू नो हाउ काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी मेड फ्रॉम दिस काइंड ऑफ टॉपिक. तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है, कैलकुलेट रेशियो ऑफ मोमेंटम if a part, if mass is doubled, first part. B part हमारा velocity is doubled, ठीक है. एंड C part हमारा mass and velocity both become
3 times, both become 3 times. अब पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ध्यान से सुनो, ये वाला जो मोमेंटम है प्रॉपर्टी है किसी ऑब्जेक्ट की विच इज इन मोशन, ये तो आपको समझ आती है, ठीक है। मैथमेटिकली इसको लेते हैं मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। नाउ अब ध्यान से देखो कि जो मोमेंटम है वो किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इट इज डिपेंडिंग ऑन द टू थिंग्स विच इज मास एंड अदर इज वेलोसिटी, ठीक है। सीधे सीधे रिलेशन में बड़ा है, कोई इनवर्स रिलेशन नहीं है, नीचे नहीं है, कोई भी चीज डिनोमिनेटर में नहीं है, इट इज इन द न्यूमरेटर ऑल द थिंग्स। तो इसका मतलब है कि मोमेंटम है जो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब जिनको नहीं पता वो समझ लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मींस अगर एक चीज को बढ़ाओगे तो दूसरी चीज भी बढ़ जाएगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर एक बढ़ाओगे तो दूसरी भी बढ़ जाएगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल मींस अगर एक बढ़ाओगे तो दूसरी कम हो जाएगी। इन दिस फॉर्मूला वी गेट मास एंड वेलोसिटी, इसका जो प्रोडक्ट है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम। अगर मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को या किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को हम इंक्रीज करेंगे तो मोमेंटम इंक्रीज हो जाएगा। अगर मास या वेलोसिटी इन दोनों में से किसी एक को या दोनों को डिक्रीज करेंगे तो मोमेंटम डिक्रीज हो जाएगा। ये तो आपको पता लग गई। एंड हियर कम द क्वेश्चन, तो इसका आंसर देखो बहुत ही सिंपल है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द मोमेंटम। अब रेशियो पूछ लिए, रेशियो का मींस क्या है, देखो रेशियो मींस किसी भी हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। रेशियो का मतलब तो यही होता है, ठीक है। कुछ भी नहीं गिवन, ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन, इसका मतलब हमको कुछ पहले सपोज करना पड़ेगा, पहले कुछ ना कुछ सपोज करना पड़ेगा, देन वी विल गेट द आंसर। तो देखो हम सपोज कर लेते हैं, सपोज we have an object of mass m and velocity v and initial momentum की बात कर रहा हूं मैं, है ना। इनिशियल मोमेंटम कौन सा होता है, इनिशियल मोमेंटम कौन सा होता है, विच इज एट द स्टार्टिंग। स्टार्टिंग में हमने ये चीज सपोज करी है कि मास इज द m एंड वेलोसिटी इज v, सो द इनिशियल मोमेंटम आई एम डिनोटिंग इट विद p1। p1 का मींस p इनिशियल, पहला वाला जो मोमेंटम की वैल्यू थी, इट इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, m इंटू v। आफ्टर दैट ये तो होगी हमारी सपोजिशन। फर्स्ट पार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, मास इज डबल्ड। इफ द मास इज डबल्ड मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के अगर मास को डबल करेंगे तो उसकी मोमेंटम की वैल्यू के ऊपर क्या असर पड़ेगा, मोमेंटम की वैल्यू कितनी आएगी। तो देखो ए पार्ट, इफ मास इज डबल्ड, इफ द मास इज डबल्ड मींस हमारा जो मास है m गिविंग इट्स वैल्यू m डैश बोल देता हूं क्योंकि अब हमारा जो मास है वो चेंज हो चुका है। कितना चेंज हुआ है, इट इज इक्वल टू पुराने वाले का डबल, और पुराने वाला कितना था, स्मॉल m, तो पुराने वाले का डबल मींस 2m। आई होप यू हैव गेट इट। पुराने वाले का जो मास था इट इज स्मॉल m, अब नया जो मास है, इफ द मास इज डबल मीन मास को 2 गुना कर देंगे, इट बिकम द 2 टाइम्स 2 into m, देन मोमेंटम कितना हो जाएगा, मोमेंटम कौन सा मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम। आई एम टॉकिंग हियर द फर्स्ट पार्ट, अगर अभी सिर्फ फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं। इफ द फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू p2, मैं सपोज कर लेता हूं इसकी वैल्यू है p2 एंड इट इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। किसका मास, ये वाला मास 2m इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी तो चेंज हुई, इफ द वेलोसिटी इज नॉट चेंज तो वेलोसिटी मींस पुरानी ही रही। अगर वेलोसिटी पुरानी ही रही तो वेलोसिटी की वैल्यू भर देंगे, वेलोसिटी की वैल्यू फिल कर देंगे विच इज इक्वल टू v, देन p2 इज इक्वल टू 2mv। ठीक है, यहां तक तो बात समझ है, ओके, वेल एंड गुड। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में पूछा है फाइंड आउट द रेशियो, मींस ये है हमारी फाइनल मोमेंटम की वैल्यू, ये है हमारी इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू। यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियो। अब उन्होंने कुछ नहीं बोला कि फाइनल में से फाइनल ऊपर रखनी है कि इनिशियल ऊपर रखनी है, कोई भी आप रख सकते हैं एज योर चॉइस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, रेशियो फाइंड आउट करनी है ना, तो रेशियो, तो एक सिंपल सा रूल, सिंपल सा सिनेरियो याद रख लो। अगर कभी भी क्वेश्चन में गिवन ना हो कि रेशियो तो फाइंड आउट करनी है, फाइनल ऊपर रखना है कि इनिशियल ऊपर रखना है, यू डोंट नो, तो हमेशा फाइनल को ऊपर रखो, इनिशियल को नीचे रखो। ठीक है, तो रेशियो ऑफ मोमेंटम
इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम P2 डिवाइड बाय इनिशियल मोमेंटम P1 इज इक्वल टू 2mv divided by mv, because this is the final, this is initial, mv के साथ mv cancel, so we get the value 2/1 and the ratio become P2 ratio P1 is equal to 2:1. ये आया जी हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर. The value of the ratio will be 2:1. ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन, इसको नोट डाउन कर लो. दिस इज द ए पार्ट, फर्स्ट पार्ट था हमारा. ठीक है, पहले क्वेश्चन नोट डाउन करिए, उसके बाद ये वाला आंसर ए पार्ट का. ठीक है, हाँ जी, नोट डाउन करा. ओके, अब हम चलते हैं जी हमारे नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, विच इज बी पार्ट. और बी पार्ट में देखो क्या बोला हुआ है, इफ द वेलोसिटी इज डबल्ड. अब ध्यान से देखो, मास की नहीं बात करी, वेलोसिटी इज डबल्ड, ओनली वेलोसिटी ही इज सेम. सो इफ द वेलोसिटी इज डबल, देन न्यू वेलोसिटी इज इक्वल टू v डैश इज इक्वल टू 2v, है ना. जैसे मास के केस में 2m करा था, वैसे वेलोसिटी के केस में हम क्या कर देंगे 2v. मास तो कितना रहेगा, मास तो सेम रहेगा, क्योंकि मास की तो बात ही नहीं करी इन द सेकंड पार्ट, वो फर्स्ट पार्ट में थी, वो कर ली. ओके, नाउ न्यू मोमेंटम, मैं फाइनल मोमेंटम लिख देता हूं. फाइनल मोमेंटम, ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है, तो मैं इसको लिख देता हूं P3. ठीक है, P3 इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, इट बिकम 2mv सेम. तो जो रेशियो फाइंड आउट करनी थी, फाइनल मोमेंटम P3, इनिशियल मोमेंटम P1, बिकॉज वी आर डूइंग हियर द सेकंड पार्ट. मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं, वी आर डूइंग द सेकंड पार्ट, तो इसलिए P3 यूज कर रहा हूं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में P2 यूज कर रहा था. ओके, P3 by P1 इज इक्वल टू 2mv डिवाइड बाय mv. अब मैं नीचे बार बार mv क्यों ले रहा हूं, बिकॉज P1 विच इज इनिशियल मोमेंटम, इट इज इक्वल टू mv, यहां पे लिखा हुआ है. तो mv के साथ mv कैंसिल, तो आंसर विल बी 2:1 इन दिस केस ऑल्सो. अब ध्यान से सुनो, जो मैं ये बात कंक्लूड कर रहा हूं, अगर मास को डबल करोगे तो मोमेंटम भी डबल हो जाएगा. जैसे इसमें देखो, मोमेंटम भी क्या हो गया, डबल. पिछले वाले केस में भी करा था कि अगर मास को डबल करोगे तो मोमेंटम डबल हो जाएगा, अगर वेलोसिटी को डबल करोगे तो मोमेंटम फिर से डबल हो जाएगा. बट नेक्स्ट पार्ट में देखो, नेक्स्ट पार्ट एक थोड़ा सा ट्रिक है. पहले ये वाला नोट डाउन करिए, यू हैव टू प्लीज नोट डाउन द सेकेंड पार्ट. ठीक है, नोट डाउन करा. ओके, अब सी पार्ट में देखो, सी पार्ट में एक की बात नहीं करी हुई, सी पार्ट में दो चीजों की बात करी हुई है. मास एंड द वेलोसिटी बोथ बिकम 3 टाइम, मीन मास को 3 गुना बढ़ा दिया और वेलोसिटी को भी 3 गुना बढ़ा दिया. देखो सी पार्ट, इफ मास इज 3 टाइम्स मतलब 3m. ओके, एंड वेलोसिटी इज ऑल्सो 3 टाइम्स 3v, है ना. वेलोसिटी को भी 3 टाइम, मास को भी 3 टाइम, देन फाइनल मोमेंटम, देन द फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू P4, क्योंकि ये नेक्स्ट पार्ट आ चुका है. सो द P4, देखो मास कितना है 3m, वेलोसिटी कितनी है 3v, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा 9mv. तो अगर रेशियो फाइंड आउट करोगे P4 बाय P1, क्योंकि हमने हर बार रेशियो फाइंड आउट करनी है सबसे पहले जो इनिशियल मोमेंटम था एंड दिस फाइनल मोमेंटम व्हिच वी हैव कैलकुलेटेड. देखो 9mv divided by mv के साथ mv कट, so the answer will be 9/1, so the answer will be 9:1. तो P4 ratio P1 is equal to 9:1. ये हमारी वैल्यू आ गई रेशियो की. अब ये जो क्वेश्चन करा है, इसमें ध्यान से ट्रिक क्या है, याद कैसे करोगे. अगर यही वाला क्वेश्चन एज ए एमसीक्यू आता तो कैसे करते. देखो, अगर मास को डबल करा तो मोमेंटम डबल 2 टाइम्स हो जाएगा. अगर अकेली वेलोसिटी को डबल करा देना, मोमेंटम विल आल्सो बिकम डबल 2 टाइम्स. अगर दोनों की बात करी, जैसे इसमें देखो मास है तो वेलोसिटी बिकम 3 टाइम, ये भी 3 टाइम, ये भी 3 टाइम, 3 into 3 विल बिकम 9. तो आंसर क्या आएगा 9:1. सिंपल था ये. ठीक है, अच्छे से समझ लगा, प्लीज नोट कर लीजिए, इसको नोट करो. हाँ जी, डन. ओके, हाँ जी, बस ये वाला क्वेश्चन करना था एक, ताकि आपको अच्छे से बात समझ आ जाए कि व्हाट वी आर डूइंग विद द मोमेंटम, इसके बेस के ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं. ठीक है, तो नाउ वी विल डू आवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज कॉल्ड न्यूटन्स
सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो प्लीज हेडिंग लगाइए, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, कि न्यूटन ने एक सेकेंड लॉ दिया था मोशन का। न्यूटन ने कितने लॉ दिए? टोटल 3। न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके बाद समझते हैं कि वो क्या था। तो प्लीज राइट डाउन द स्टेटमेंट। न्यूटन सेकेंड लॉ, इट स्टेट्स दैट the rate of change of momentum is directly proportional to external force applied on object, and the change will take place in direction of force applied। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को नोट डाउन करिए अपने नोटबुक के ऊपर, रीड इट थॉरली एंड देन आई विल एक्सप्लेन टू यू। पहले इसको वीडियो को पॉज करके स्टेटमेंट लिख लो। हाँ जी, लिखा? यू हैव रिटन? तो देखो इस वाली स्टेटमेंट में बोला क्या हुआ, जैसे न्यूटन फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट में बोला था कि जो रेस्ट पे, मोशन है मोशन पे। ठीक है, ओके। आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड मोमेंटम। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ देखो क्या है, इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, rate of change means momentum change with respect to time, momentum change with respect to time। ठीक है, change in momentum बात कर रहे हैं, मोमेंटम के चेंज की, चेंज इन मोमेंटम। जहां पर भी वर्ड आ जाए इन द फिजिक्स रेट, रेट का मतलब पैसे नहीं होता इसमें। मैंने आपको पहले भी एक लेक्चर में बताया था, रेट का मतलब पैसे नहीं होता। जहां पर वर्ड आ जाए रेट ऑफ चेंज या कुछ भी लिखा हुआ रेट के अकॉर्डिंग, इट मींस वी हैव टू डिवाइड दिस या डिवाइड दैट, जो भी लिखा हो, टू द टाइम। रेट का मतलब यहां पर होता है जी टाइम। ठीक है, पहले आपने अच्छे से डेफिनेशन नोट डाउन कर ली। ओके, आफ्टर दैट यू हैव टू राइट दिस कि चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, ठीक है, is directly proportional to external force applied on the object। पहले मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि है क्या। सपोज मेरे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, इट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, इसका मोमेंटम कितना सर पता नहीं, 0। क्यों? क्या ये मूव कर रहा है? नहीं, इट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। मोमेंटम का वैल्यू मैथमेटिकल फॉर्मूला m इंटू वी। वेलोसिटी कितनी है इसकी इस स्टेट में, इस स्टेट में इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। तो मोमेंटम क्या होगा? 0। वेल एंड गुड, ओके। अब अगर मैं इस मार्कर को, इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा धक्का लगाता हूं, देन इट विल स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगी उसी डायरेक्शन में ये चला जाएगा। मींस इसका मोमेंटम चेंज हुआ। पहले था मोमेंटम 0, अब इसकी वेलोसिटी तो आ गई। अगर वेलोसिटी आई, इसका मास तो पहले भी था, इट मींस मोमेंटम की वैल्यू तो कुछ ना कुछ आई। 0 से कुछ ना कुछ वैल्यू हो गई, 0 से इंक्रीज हो गई वैल्यू, मींस चेंज तो हुआ ना मोमेंटम। अगर मोमेंटम चेंज होगा तो कैसे चेंज होगा? व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, जब बाहर से कोई फोर्स अप्लाई करेंगे देन द मोमेंटम विल चेंज। और मोमेंटम किस डायरेक्शन में चेंज होगा? इनटू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड उसी डायरेक्शन में मोमेंटम का चेंज। अगर सपोज कोई ऑब्जेक्ट आ रहा होता और मैं इस डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई करता तो ये वाला ऑब्जेक्ट रुक जाता। मींस पहले अगर कुछ मोमेंटम था, m इंटू वी की कुछ वैल्यू थी, विच इज मैथमेटिकली कुछ भी हो सकती है। सपोज की 10 की वैल्यू, इसकी 10 यूनिट्स की वैल्यू, अगर मैंने फोर्स अप्लाई करी तो इसको अगर यहां पर मैंने रोक दिया, इफ इट बिकम इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, तो 10 से 0 हो गई। मींस कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ ना। इफ द मोमेंटम इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इट
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। कब मोमेंटम चेंज होगा? जब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगी। व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड द मोमेंटम विल श्योरली चेंज। मोमेंटम हमेशा चेंज होगा ही होगा। एक केस में नहीं होगा, कब? जब ऑब्जेक्ट हिले ही ना। जैसे किसी ट्रक को आप धक्का दे रहे हो, बहुत ज्यादा धक्का दिया, बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करी, पर वो ट्रक हिला नहीं, इट मींस उसका चेंज इन मोमेंटम कुछ हुआ ही नहीं, मूव ही नहीं हुआ। ठीक है, रेस्ट था, रेस्ट में ही रहा, इट मींस मोमेंटम चेंज हुआ ही नहीं। ठीक है, बस एक सिनेरियो में नहीं हो सकता, जब आप बहुत सारी भारी चीज को धक्का लगा रहे हो, व्हेन यू आर अप्लाइंग द फोर्स टू द वेरी बिग ऑब्जेक्ट एंड दैट ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग एट ऑल। बट अगर मोमेंटम चेंज होगा मींस अगर वो ऑब्जेक्ट मोशन से रेस्ट में आएगा या रेस्ट में मोशन से चला जाएगा, या उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी या स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, इन दीज ऑल द केसेस द मोमेंटम इज चेंजिंग एंड द मोमेंटम इज चेंजिंग बिकॉज ओनली of the external force applied. I hope you have get that. Okay, तो देखो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब आपको तो पता ही हमारी आदत का, हम फिजिक्स वाले हैं। फिजिक्स वाले क्या करते हैं? फॉर्मूला, थ्योरी भी करते हैं ना, फॉर्मूला। तो देखो जी, फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करोगे? चेंज इन मोमेंटम, तो फिजिक्स में चेंज को डिनोट करते हैं स्मॉल डी के साथ। ठीक है, और किसमें चेंज आ रही है? मोमेंटम में। तो मोमेंटम को किस लेटर के साथ डिनोट करते हैं? पी। तो डीपी, डीपी ये डिस्प्ले प्रोफाइल पिक्चर नहीं है विच आर यूजिंग इन द व्हाट्सएप और द इंस्टाग्राम, ये डीपी है चेंज इन मोमेंटम। डीपी मींस चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम टेकन। अब आपको ये भी पता है कि टाइम टेकन होता है मींस वो टाइम इंटरवल होता है, कितना टाइम लगा, 5 सेकंड लगे, 10 सेकंड लगे, 1 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटे, कितना टाइम लगा। एंड द टाइम इज डिनोटेड बाय dt मींस कहां से स्टार्ट हुआ टाइम, कहां पर खत्म हुआ, चेंज इन टाइम कितना, इट इज नोटेड बाय dt एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स। f का मींस क्या है? इट इज द एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यहां पर लिखा हुआ है एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो dp बाय dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f। और आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का अगर हम साइन हटाएंगे, you will get a equal to sign and a constant and it is equal to k। उस कांस्टेंट की वैल्यू आई है जी k। एंड इन दिस चैप्टर, इन दिस टॉपिक, इस k की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करी गई इन द SI यूनिट्स। SI यूनिट पता ना आपको क्या होते हैं? SI यूनिट इज द स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स, है ना। तो k की वैल्यू यहां पर आई 1, देन द dp बाय dt इट इज इक्वल टू f। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया कि f is equal to dp by dt, the rate of change momentum per unit time, or you can say that the change in momentum per unit time। यहां से डेफिनेशन याद कर सकते हो, क्योंकि हमने हर बार बोला है you don't have to learn the definition, you just have to learn the formula, and from that formula you will find out the definition। तो देखो change in momentum per unit time directly proportional to external force applied। ठीक है, ये थी हमारी डेफिनेशन और ये है रहा हमारा फॉर्मूला dp by dt इज इक्वल टू f। प्लीज नोट डाउन कर लो इसको, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बेसिस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी होते हैं और मैथमेटिकल भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी, नोट डाउन करा। ओके, देखो ये तो था हमारा सेकंड लॉ। थर्ड लॉ तो बाद में करेंगे। हमने फॉर्मूला ड्राइव कर दिया F इज इक्वल टू dp बाय dt। बाकी जो भी थ्योरी है वो मैं एक बार मिटा दे रहा हूं। ठीक है, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो एक बार तो यहीं तक था, बट फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस एक और फॉर्मूला आता है फॉर द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। I will drive that formula, but before driving that formula, हमको एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है फॉर दैट थिंग। मतलब जो वाला टॉपिक अब हम करने जा रहे हैं, उस टॉपिक को करने से पहले आई विल गिव यू अ क्वेश्चन कि उस टॉपिक को एज ए क्वेश्चन फॉर्मेट हमने कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन है स्टेट न्यूटन्स second law of motion, find its mathematical formula and find
SI यूनिट्स ऑफ फोर्स फ्रॉम इट। सबसे पहले आप प्लीज क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन को नोट डाउन करने के बाद हमारा आंसर आएगा। एक्चुअली दिस इज नॉट द क्वेश्चन, एक्चुअली इट इज द एंटायर टॉपिक। मैं आपको पहले ही क्वेश्चन लिखवा रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि कैसा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। ओके, दिस इज द टॉपिक। एक्चुअली हमारा टॉपिक है इनटू द क्वेश्चन फॉर्मेट, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, स्टेट द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जहां पर लिखा होगा स्टेट द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो हमको क्या करना है, वी हैव टू गिव द स्टेटमेंट। जो हमने स्टेटमेंट लिखी थी ना न्यूटन सेकंड लॉ की, जस्ट इसके पहले दैट इट स्टेट्स दैट कि रेट ऑफ चेंज मोमेंटम पर यूनिट टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। वो वाली स्टेटमेंट आपको यहां पर पहले लिख देनी है आपको, डैश 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 नहीं लगाने। यू हैव टू राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। अकेली स्टेटमेंट लिखनी है, अकेली थ्योरी लिखनी है, कोई फॉर्मूला वगैरह नीचे नहीं। उन्होंने बोला कि फाइंड इट्स मैथमेटिकल फॉर्मूला। आप बोलोगे कि सर मैथमेटिकल फॉर्मूला ये बना तो रखा है, बार बार के क्वेश्चन कर रहा हूं। एक्चुअली एक तो ये फॉर्मूला है, उसके बाद एक न्यू फॉर्मूला जो अब हम डराइव करेंगे। जो मैथमेटिकल फॉर्मूला की ये भाई साहब डिमांड कर रहे हैं वो ये नहीं है, इसका भी एक आगे वाला वर्जन है। तो देखो जब भी मैथमेटिकल फॉर्मूला डराइव करना है या कभी भी डेरिवेशन करनी है, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर मोशन में करा था कि डेरिवेशन करने से पहले वी हैव टू राइट डाउन द थ्योरी। और थ्योरी किस वर्ड से स्टार्ट होती है, सपोज। फर्स्टली वी हैव टू सपोज एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट सपोज कर सकते हैं जिसका कुछ मास है, वेलोसिटी है, ठीक है। तो थ्योरी हम स्टार्ट करते हैं। थ्योरी को स्टार्ट कैसे करते हैं कि सपोज वी हैव एन ऑब्जेक्ट of mass m, जिसका मास m है, moving with initial velocity u। याद है ना कि इनिशियल वेलोसिटी को u के साथ डिनोट करते हैं। वेरी गुड। इनिशियल वेलोसिटी u and on that object an external force is applied which is equal to F, the time interval it is equal to t। ये हमने कुछ वैल्यूज सपोज कर लेनी है। वैल्यूज दीज आर नॉट द न्यूमेरिकल वैल्यूज बट दीज आर द वेरिएबल। मैंने आपको पहले बताया कि डेरिवेशन को करने से पहले हमको कुछ सपोज करना पड़ता है, जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट का मास m है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी कुछ करेंगे अब। हाँ, इनिशियल वेलोसिटी u है, देन इट हैज, देन उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगी F फॉर द टाइम इंटरवल t एंड इट हैज फाइनल वेलोसिटी v। अब आप इसको सुन लो कि थ्योरी को याद कैसे करोगे। कि सपोज हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसको धक्का दिया, उसकी पहले कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी u, वो मूव कर रहा था, उसके बाद उसको एक धक्का दिया, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करी, कुछ टाइम लगा, टाइम इंटरवल लगा विच इज इक्वल टू t, एंड उसके बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी विच इज इक्वल टू v। उसका मास m तो था, ठीक है। तो डेफिनेशन अप्लाई करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ की, उसके बाद वी विल गेट द फॉर्मूला। तो देखो उसके बाद लिखेंगे अकॉर्डिंग टू Newton's second law, according to Newton's second law, the F force is equal to change in momentum per unit time taken। ठीक है सर, ये तो आपको पता है, हमको भी पता है, आगे क्या करेंगे। तो देखो किसी भी चीज में अगर यू हैव टू फाइंड आउट द चीज, तो कैसे फाइंड आउट करते हो, फाइनल माइनस इनिशियल। पहले भी बताया था फाइनल माइनस इनिशियल मींस अगर हमको फाइंड आउट करना है चेंज इन मोमेंटम, यू हैव टू फाइंड आउट फाइनल मोमेंटम एंड इनिशियल मोमेंटम, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन वी विल गेट द चेंज इन मोमेंटम। तो बस थ्योरी ही लिखनी है हमको। ओके, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम पर यूनिट टाइम। ठीक है सर, ये तो हो गई थ्योरी की बात। लिखवाओगे कब, एक्चुअल फॉर्मूला कब आएगा? आ गया सर, आ गया बस यहीं पे फाइनल मोमेंटम। तो देखो मोमेंटम की जो फॉर्मूला है इट इज इक्वल टू m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। अगर इनिशियल वेलोसिटी है तो u, अगर फाइनल वेलोसिटी है तो v।
इन जनरल वी आर टेकिंग वी, अगर स्पेसिफाइड हो कि फाइनल वेलोसिटी v है एंड द इनिशियल वेलोसिटी u है, देन यू विल टेक द वेलोसिटी एज दैट। ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम कैसे फाइंड आउट करेंगे? मोमेंटम के लिए हमको चाहिए मास इनटू वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम के लिए चाहिए मास और उसकी फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है? v माइनस इनिशियल मास, पहले भी मास m था, अब भी मास m है, फाइनल में भी m है, इनिशियल में भी m है, बट वेलोसिटी इज चेंज। वेलोसिटी अब कितनी हो गई? u, v mv माइनस mu पर यूनिट टाइम। सर ठीक है, यहां तक ओके, समझ आ गया, डन। अब देखो ध्यान से, एक फॉर्मूला कैसे आएगा? मास इंटू वेलोसिटी विच इज फाइनल माइनस m इंटू यू, मास इंटू इस इनिशियल वेलोसिटी। यहां से कुछ कॉमन आ रहा है सर? हाँ जी आ रहा है। स्मॉल m को अगर मैं कॉमन कर दूं, ध्यान से देखो, स्मॉल m को अगर मैं कॉमन कर दूं तो v माइनस यू पर यूनिट टी। आपको ये वाला फॉर्मूला किसी की याद नहीं दिला रहा, देखो ध्यान से, m बाहर है, v माइनस यू बाई टी, देखो ध्यान से, v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू व्हाट? सर ये देखा तो लग रहा है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। पढ़ा तो था, क्या था ये? क्या था सोचो। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज होना, वेलोसिटी का बढ़ना या घटना, चेंज होना, एक्सेलरेशन। हाँ एक्सेलरेशन, इट इज डिनोटेड एज ए, एक्सेलरेशन। तो v माइनस यू बाय टी, इसकी वैल्यू क्या हुई? a। यू हैव टू राइट, ये वाला लिखना है कि v माइनस यू बाई टी इक्वल टू a। ठीक है, साइड पे लिख लेना पहले। आफ्टर दैट तो f इज इक्वल टू ये सारा कुछ क्या है? a इंटू m। तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया f इज इक्वल टू m a। ठीक है, यहां तक हमारा काम हो गया जी। फाइंड दिस मैथमेटिकल फॉर्मूला, यहां तक डन है। प्लीज नोट कर लीजिए इसको, यहां तक प्लीज वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो। हाँ जी, नोट डाउन कर लिया, डन, ओके। तो देखो मैथमेटिकल फॉर्मूला आ गया लास्ट में। किसके लास्ट में? क्वेश्चन के लास्ट में पूछा फाइंड द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स फ्रॉम इट, कि मींस जो हमने अभी फॉर्मूला को ड्राइव करा है, कौन सा फॉर्मूला ड्राइव करा है? ये वाला m इंटू ए, फॉर्मूला ड्राइव करा ये वाला m इंटू ए। ठीक है सर, ओके। यहां से फॉर्मूला में, इस फॉर्मूला से यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एसआई यूनिट्स। किसके एसआई यूनिट? किसके जी? फोर्स के एसआई यूनिट। तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे? F इज इक्वल टू m इंटू ए। तो ध्यान से देखो, यूनिट्स को फाइंड आउट करवा दूंगा, डेफिनेशन लिखने का काम आपका है। डेफिनेशन पता ना कैसे लिखते हैं किसी भी फॉर्मूला से? अगर नहीं किसी को पता, देन आई विल टेल यू। तो देखो ये वाला हमारा फॉर्मूला, इंटायर टॉपिक कवर करने के बाद यू हैव टू राइट दिस। ठीक है, पूरा टॉपिक लिखना है, उसके बाद एसआई यूनिट का फॉर्मूला यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो मास के एसआई यूनिट क्या होते हैं? इट इज किलोग्राम। एक्सेलरेशन के एसआई यूनिट, अब हाथों को एसआई यूनिट्स ऑफ एक्सेलरेशन नहीं याद होंगे क्योंकि मोशन चैप्टर पढ़ा है नहीं सर, वो तो बस नोट से आपने भेजे थे, नोट्स लिख लिए, चेपा लगा दिया, खत्म। यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। अगर अंडरस्टैंड नहीं करोगे, समझोगे नहीं, तो प्लीज 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 ये वाला कुछ भी नहीं समझ आएगा आपको। ठीक है, पहले अच्छे से टॉपिक अपना फर्स्ट चैप्टर की क्लियर करो, आफ्टर दैट प्लीज स्विच इट टू दिस। अगर यहां पर सीधा गंगा नदी में कूद जाओगे तो बेड़ा पार। तो देखो एक्सेलरेशन के यूनिट है जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ जी सर, कुछ अब याद आ जाएंगे, डोंट वरी। एक्सेलरेशन के यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो फोर्स के जो एसआई यूनिट है, ध्यान से सुनो, फोर्स के एसआई यूनिट है, इट इज न्यूटन। न्यूटन ने दिया था तो उसी ने अपने नाम पे रख दिए इसके, न्यूटन। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। न्यूटन के स्पेलिंग ये NEWTO है। ठीक है, न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर ठीक है, डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन कैसे करते हैं कि कोई भी फॉर्मूला, उसके जो एसआई यूनिट है वो लिख लो, 1 1 1 लगा दो, बस हो गए डिफाइन। सर इतनी जल्दी? यस, इतनी जल्दी हो जाते हैं। देखो मैं मैथमेटिकली मैं डेफिनेशन लिखता हूं, आपको समझ आ जाएगा कि कैसे। 1 न्यूटन
एक क्या है, न्यूटन। 1 न्यूटन किसके यूनिट है, 1 न्यूटन किसके यूनिट है, इज द यूनिट ऑफ फोर्स। 1 न्यूटन इज द फोर्स, अमाउंट ऑफ फोर्स कि हमने फोर्स लगानी है। अब देखो कभी भी अगर फोर्स लगानी है धन किसी भी मास के ऊपर फोर्स लगानी है, यहां पर मास कितना है 1 किलोग्राम, 1 न्यूटन इज द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन मास 1 किलोग्राम। मास कितना होना चाहिए 1 किलोग्राम, ठीक है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसका मास 1 किलोग्राम है 1 न्यूटन की फोर्स लगाए तो उसमें एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस होगी, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बन गई डेफिनेशन। 1 किलोग्राम किसके ऊपर लगाया, मास 1 किलोग्राम, फोर्स कितनी लगाई 1 न्यूटन, एंड इट प्रोड्यूस, कौन प्रोड्यूस करता है, फोर्स विल प्रोड्यूस द एक्सेलरेशन। क्यों सर एक्सेलरेशन क्यों, रिटार्डेशन क्यों नहीं, रिटार्डेशन भी हो सकती है। क्यों रिटार्डेशन हो सकती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले आ रहा था और अपोजिंग फोर्स आ गई जिसके साथ वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज हो गई, देन वी यूज द वर्ड रिटार्डेशन। अगर वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज हो गई देन वी यूज द वर्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। देन इट विल प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये थे ऐसे यूनिट। अब लास्ट टॉपिक सिर्फ 2 मिनट का, लास्ट टॉपिक 2 मिनट का, यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया ये वाला टॉपिक कि फाइंड द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स फ्रॉम इट। एसआई यूनिट फाइंड आउट हो गए, इट इज इक्वल टू न्यूटन, 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये है इसकी डेफिनेशन। अब इसके बाद कुछ होते हैं सीजीएस यूनिट्स, है ना, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, मतलब कि ये है छोटे भैया, किसके छोटे भैया, एसआई यूनिट्स के छोटे भाई। एसआई यूनिट्स के क्या है ये, छोटे भाई। मीन्स कि अगर कोई भी आपको यूनिट एसआई में गिवन हो एंड उसके छोटे भाई में करना हो, छोटे भाई कौन से, सीजीएस यूनिट्स में करना हो, तो सीजीएस यूनिट्स में कैसे करोगे, मीटर को सेंटीमीटर में कर दो, किलोग्राम को ग्राम में कर दो, और जो सेकंड था वो सेकंड ही रहेगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं किलोग्राम को ग्राम कर दूं, ध्यान से सुनो, किलोग्राम को ग्राम कर दूं, किलोग्राम का क्या करा, ग्राम करा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर का तो वो सेकंड स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। मीटर का मैं कर देता हूं सेंटीमीटर। तो अगर मैंने इसके छोटे यूनिट करे, सेंटीमीटर, ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये भी तो यूनिट ऑफ फोर्स ही बनेंगे। हाँ जी सर, हमने क्या करा, सिर्फ यूनिट्स ही तो छोटे करे हैं। यूनिट्स अगर छोटे करे तो वैल्यू तो उसी चीज की रहेगी ना, फोर्स की रहेगी। और फोर्स के जो सीजीएस यूनिट है, द सीजीएस यूनिट्स ऑफ फोर्स, इट इज इक्वल टू डाइन। कितने जी, डाइन, DYNE, डाइन, ठीक है। और बस 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं वो हम फाइंड आउट करेंगे। आप कैसे फाइंड आउट करोगे वो नहीं पता, आप फाइंड आउट करोगे कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर। नेक्स्ट लेक्चर में इसकी वैल्यू हम बताएंगे, ठीक है। प्लीज इसको गूगल या इंटरनेट से सर्च मत करना, कर भी सकते हो, कोई बात नहीं, आपको वैल्यू तो मिल जाएगी, बट आपको समझना यह है कि 1 न्यूटन की वैल्यू डाइन कैसे आती है। 1 न्यूटन की मीन्स जो वैल्यू है डाइन में वो कैसे आती है, कितनी वैल्यू है, ठीक है। तो ये था जी हमारा आज का एंटायर चीज, इसको नोट डाउन करिए पहले, ठीक है, नोट डाउन करो, ठीक है। तो नोट डाउन करो जी, थी बस, दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ द टुडे।